हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय समुदाय के साथ मनाई दिवाली, पार्लियामेंट हिल पर फहराया ओम लिखा हुआ झंडा। जी हां दोस्तों, बताएंगे आखिर कैसे भारत के सामने झुका कनाडा और जस्टिन ट्रूडो। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर मेरे पति यासिन मलिक को बचा लो, ओआईसी से गिड़गिड़ाई मुशाल, कश्मीर और इजराइल पर उगला जहर। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कहा यासिन मलिक की बीवी ने, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दाव से चीन को सबसे बड़ा और तगड़ा झटका। इस मामले में एशिया का नंबर 1 बन गया भारत। बताएंगे किस मामले में। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर औंधे मुंह गिरे कच्चे तेल के भाव, सबसे सस्ता पेट्रोल 85 रुपए लीटर के नीचे। बताएंगे कैसे दोस्तों, एक से एक जानकारी आपको बताएंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का, भारतीय सेना का, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि वाकई में 2014 के बाद से भारत का कायाकल्प पॉजिटिव वे में बदला है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय समुदाय के साथ मनाई दिवाली, पार्लियामेंट हिल पर फहराया ओम लिखा झंडा। बता दें, भारत के साथ जारी राजनयिक विवाद के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को दिए जलाकर दिवाली मनाई। उन्होंने ओटावा में पार्लियामेंट हिल पर दिए जलाए और भारतीय समुदाय के साथ शामिल हुए। ट्रूडो ऐसे समय में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं जब कनाडा भारत के संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। ट्रूडो ने अपने इंस्टाग्राम पर कार्यक्रम की झलकियां शेयर की हैं। उन्होंने लिखा कि कुछ ही दिनों में देश और दुनिया भर के लोग दिवाली और बंदी छोड़ दिवस मनाएंगे। दोनों उत्सव अंधेरे पर प्रकाश की विजय और आशावाद के बारे में है और दोनों उस रोशनी का प्रतीक है जिसकी हम सभी को अधिक आवश्यकता है। पार्लियामेंट हिल पर कल के कार्यक्रम के लिए एक साथ आए सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, हैप्पी बंदी छोड़ दिवस। मुझे उम्मीद है कि इस सप्ताह का जश्न आपके लिए आने वाले वर्ष के लिए आशावाद लेकर आएगा। जी हां, जस्टिन ट्रूडो द्वारा खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों के शामिल होने का दावा करने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। भारत ने 2020 में निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था। वैसे में दोस्तों, कनाडा किस प्रकार से भारत के सामने झुका है और कनाडा को यह पता चल चुका है कि ये भारत अब नया भारत है, मोदी के आने के बाद का भारत है। और वाकई में दोस्तों, भारत ने कनाडा जैसे देश को झुका दिया है। अगर आपको भी पीएम मोदी पर गर्व है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और लॉन्ग लिव मोदी जी का नाम मत भूलिएगा। और जब कनाडा में दिवाली मनाई ही गई है तो हैप्पी दिवाली कनाडा आप लोग जरूर कहिएगा कमेंट में, ताकि उनको भी पता चले कि जब भारत प्यार बरसाता है तो जमकर बरसाता है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां ओआईसी से गिड़गिड़ाई मुशाल यानी यासिन मलिक की बीवी, कहा मेरे पति यासिन मलिक को बचा लो। साथ ही साथ उसने कश्मीर और इजराइल पर भी उगला जहर। बता दें, मौत की सजा पाए कश्मीरी आतंकवादी यासिन मलिक की पत्नी मुशाल ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है। मुशाल मलिक ने इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी के मंच से गाजा पर इजराइल के हमले न रुकवाने पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यही नहीं, उसने ओआईसी से गुहार लगाई है कि वो उसके पति यासिन मलिक को फांसी से बचा ले। मुशाल ने दावा किया कि गाजा में 10,000 मौतों के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आपराधिक चुप्पी साध रखी है। पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम की मानवाधिकार के मामलों में सलाहकार मुशाल ने बौखलाहट में कश्मीर की तुलना फलस्तीन से कर दी। मुशाल ने दावा किया कि कश्मीर और फलस्तीन दोनों ही जगहों पर लोगों को दबाया जा रहा है, उन्हें मूलभूत मानवाधिकारों को नहीं दिया जा रहा। सऊदी अरब में ओआईसी की महिला कॉन्फ्रेंस में मुशाल ने कहा कि जब शांति और अहिंसा की आवाजें मार दी जाती हैं, फांसी पर लटका दी जाती हैं, जेल में डाल दी जाती हैं या उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाता है, तो दबे कुचले लोगों के पास हिंसा के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। मुशाल ने दावा किया है कि इस भयावहता के बीच को हमने अपने हाथों से बोया है। मुशाल ने चेतावनी दी है कि शांति को मौका न देकर विश्व शांति व्यवस्था ध्वस्त होने जा रही है, जो कश्मीर और फलस्तीन विवाद के बीच शांतिपूर्ण समाधान से जुड़ी हुई है। मुशाल ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर और फलस्तीन में मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। JKLF आतंक की पत्नी मुशाल ने कहा, मैं ओआईसी के नेतृत्व से अनुरोध करती हूँ कि वे मेरे पति की जिंदगी को बचाने के लिए की गई मेरी अपील पर ध्यान दे। बता दें कि कश्मीरी आतंकी यासिन मलिक को दिल्ली की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई हुई है। अब ऐसे में दोस्तों, यासिन मलिक की बीबी मुशाल मलिक मुस्लिम देशों के सामने जा करके रोने का बहाना, रोने का नाटक करके दिखाने की कोशिश करके उनको भारत के खिलाफ तैयार करने की कोशिश कर रही है। अगर आपको भी लगता है कि यासिन मलिक जैसा दरिंदा आतंकवादी किसी भी कीमत पर नहीं बचना चाहिए तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा आप लोग, क्योंकि जब हम लोग उन कश्मीरी पंडितों को याद करते तो वाकई में दोस्तों रूह कांप जाती है। बाकी आपको सारी जानकारी तो होगी ही। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पीएम मोदी के दाव से चीन
चीन को सबसे बड़ा झटका। इस मामले में एशिया का नंबर 1 बना अपना भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत के लिए बड़ी ही खुशखबरी की खबर है। भारत ने ताजा जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 में चीन से भी बाजी मार ली है। भारत की तरफ से कुल 37 नई यूनिवर्सिटी टॉप एशियन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में शामिल हो गए हैं। रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत टॉप 100 एशियन यूनिवर्सिटी में कुल 148 फीचर्ड यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये एशिया में सबसे ज्यादा है। चीन 133 यूनिवर्सिटी के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि 96 यूनिवर्सिटीज के साथ जापान तीसरे नंबर पर है। बता दें, QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में IIT बॉम्बे को हाईएस्ट इंडियन इंस्टीट्यूशन माना गया और एशियाई लिस्ट में 40वें नंबर पर है। पीएम मोदी ने हायर एजुकेशन सिस्टम के विस्तार और सबकी पहुंच तक आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। पीएम का मानना है कि इससे विकास के साथ क्वालिटी एजुकेशन, स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो और भारत की साख बनाने का मौका मिलता है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि भारत के इंस्टीट्यूशंस पूरे वर्ल्ड में अपनी पहचान बना रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले 10 साल में भारत की रैंकिंग लगातार बढ़ती गई है। पीएम मोदी ने नई एजुकेशन पॉलिसी की अच्छी बातों को भी बताया था। भारत ने ताजा रैंकिंग में चीन को पीछे छोड़कर नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली है। भारत के बाद दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर जापान है। बहरहाल दोस्तों, इसके लिए आप लोग इसका सबसे बड़ा श्रेय किसको देना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा और इस वीडियो का जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर यूएई में जलवा बिखेरेंगे भारत के तेजस और ध्रुव। दुबई एयर शो में बढ़ेगी भारत की शान। बता दें, भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव 13 से 17 नवंबर तक होने वाले दुबई एयर शो में दिखाई देंगे। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि दोनों विमान प्रतिष्ठित कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना की तैनाती का हिस्सा है। एक आधिकारिक वक्तव्य में कहा गया कि भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी द्विवार्षिक दुबई एयर शो में हिस्सा लेने के लिए दुबई के अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी है। इसमें यह भी कहा गया है कि IAF दल में हल्के लड़ाकू विमान तेजस और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव शामिल हैं। वक्तव्य में कहा गया कि 2021 संस्करण में भी भाग लेने के बाद तेजस और सारंग के लिए दुबई एयर शो में लोगों का दिल जीतने का ये लगातार दूसरा मौका है। बता दें कि तेजस भारत द्वारा विकसित किया जा रहा एक हल्का व कई तरह की भूमिकाओं वाला जेट लड़ाकू विमान है। ऐसे में दोस्तों, इस एयर शो के लिए दुबई में होने जा रहे इस एयर शो के लिए अपने भारतीय वायुसेना को आप लोग ऑल द बेस्ट ऑफ लक जरूर कह दीजिएगा। साथ ही साथ चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां इजराइल ने हमास के 130 सुरंगों को किया तबाह। 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड को बंकर में ही घेरा। बता दें, गाजा में इजरायली सेना पिछले 31 दिनों से कहर बरपा रही है। एक तरफ आम नागरिकों को उत्तर से दक्षिण गाजा की ओर जाने के लिए कहा जा रहा है, तो दूसरी ओर इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जवान हमास के आतंकियों की तबाही में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात, हमास की लाइफलाइन कहे जाने वाले उसके टनल नेटवर्क पर जमकर बमबारी की जा रही है। IDF ने दावा किया है कि उसने महज 24 घंटे के अंदर गाजा की जमीन नीचे बने 130 सुरंगों को तबाह नष्ट कर दिया है। इन सुरंगों के जरिए हमास अपनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। इतना ही नहीं, इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि हमास नेता याद्धा सिनवार को उसके बंकर में घेर लिया गया है। इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर हमलों के मास्टरमाइंड याद्धा सिनवार को उसके बंकर में अलग थलग कर दिया है। उसके संपर्क के सभी साधनों को काट दिया है। इजराइल के मुताबिक हमास के बड़े कमांडो में वही एक ऐसा नेता है जो इस वक्त गाजा पट्टी में है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने अभी ये नहीं बताया कि सिनवार का ठिकाना कहाँ है और उसे कहाँ गुप्त रखा गया है। याद्धा सिनवार को बेहद खूंखार माना जाता है और उसे कई नामों से जाना जाता है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां इसी से जुड़ी खबर, इजराइल हमास की जंग के बीच फलस्तीनी राष्ट्रपति की हत्या की बहुत बड़ी कोशिश, कथित वीडियो सामने आया। बता दें, इस युद्ध में ज्यादातर देश इस वक्त गाजा पट्टी में जारी इजरायली हमलों को रोकने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कुछ इस्लामिक संगठन और आतंकी इस युद्ध के जरिए अपने हित साधने में जुटे हैं। ऐसे ही एक संगठन सन्स ऑफ अबू जंदाल यानी अबू जंदाल के 2 बेटे हैं दोस्तों, ने सोमवार को फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को इजराइल के खिलाफ पूरी तरह युद्ध का ऐलान करने के लिए 24 घंटे का समय दिया था। इस धमकी के बाद मंगलवार को एक वीडियो सामने आया है जिसमें राष्ट्रपति अब्बास की कथित तौर पर हत्या करने की कोशिश दिखाई गई है। माना जा रहा है कि आतंकियों की मांग पूरी न होने के बाद ही अब्बास को निशाना बनाया गया है। जी हाँ, वीडियो में देखा जा सकता है कि महमूद अब्बास के कारों के बेड़े पर खुलेआम फायरिंग होते देखी जा सकती है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि अब्बास के बेड़े में शामिल एक बॉडीगार्ड को अचानक गोली लग जाती है और वो गिर जाता है। इसके बाद बाकी बॉडीगार्ड्स को हमलावरों से लड़ते देखा गया। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान से 25,000 अफगान नागरिकों का निर्वासन रोकने की कोशिश कर रहा अमेरिका। आखिर क्या है वजह, बता दें। जिनको नहीं पता, अमेरिकी दूतावास ने अमेरिका में स्थानांतरण और पुनर्वास की प्रक्रिया के तहत 25,000 से अधिक अफगान नागरिकों को पत्र जारी किए हैं। इसके साथ ही
उनके नाम पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ साझा किया गया, शेयर किया गया है। बता दें ये जानकारी पाकिस्तानी मीडिया ने राजनयिक और अन्य सूत्रों के हवाले से दिया है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इन अफगान नागरिकों को अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने सूची के संबंध में आपत्ति जताई है। वर्तमान में ये अफगान नागरिक पाकिस्तान में रह रहे हैं और अमेरिका में पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं। बता दें संकट तब पैदा हुआ जब पाकिस्तान ने अवैध अफगान शरणार्थियों को अफगानिस्तान में उनकी मर्जी से जाने के लिए दी गई एक नवंबर तक की समय सीमा समाप्त होने के बाद उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया गया। अफगान फिलहाल तालिबान के कब्जे में है। तालिबान के सत्ता पर कब्जा करने के बाद अमेरिकी सरकार ने हजारों अफगानों को निकाले जो उनके लिए काम कर चुके थे और तालिबान के हाथों प्रतिशोध की आशंका थी। कथित तौर पर इन अफगान नागरिकों को पाकिस्तान में अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ चल रही कार्रवाई का भी सामना करना पड़ा, जिससे अमेरिकी अधिकारियों ने इस मुद्दे को हल करने के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों से बात की है और कहा है कि इन्होंने हमारी मदद की थी जब अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना मौजूद थी। अब ऐसे में तालिबानी इनको ढूंढ रहे हैं दोस्तों, उनको मारने के लिए, और अमेरिका उनकी रक्षा करने के लिए खड़ा दिखाई दे रहा है। और इसी बात को लेकर पाकिस्तान और अमेरिका के बीच बहस चल रही है। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां जिनपिंग पुतिन में बढ़ गया दोस्ताना। चीन के शीर्ष सेना अधिकारी खास बातचीत के लिए पहुंचे रशिया। जी हां, यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद चीन और रशिया के नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के एक वरिष्ठ सेना अधिकारी ने बुधवार को मॉस्को में रूसी पक्ष से बातचीत की। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की प्रशंसा की और परस्पर बढ़ते सहयोग को रेखांकित किया। चीन के दूसरे रैंक के सैन्य अधिकारी और केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष जनरल झांग यूशिया ने कहा कि रशिया और चीन के संबंध अपने समय के शीर्ष स्तर पर है। उन्होंने कहा कि दोनों देश मूलभूत हितों और प्रमुख चिंताओं के मुद्दों पर हमेशा एक दूसरे का समर्थन करते हैं। बीजिंग ने पिछले साल घोषणा की थी कि रशिया के साथ मित्रता को लेकर कोई सीमा नहीं है। चीन ने पश्चिमी देशों द्वारा रशिया पर लगाए गए प्रतिबंधों की निंदा की और नाटो व अमेरिका पर आरोप लगाया कि उन्होंने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई करने के लिए रशिया को उकसाया। वहीं दूसरी ओर रशिया ने ताइवान संबंधित मुद्दों पर लगातार बीजिंग का समर्थन किया है। क्रेमलिन के मुताबिक बुधवार को झांग की पुतिन से भी मुलाकात होगी। रशिया के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के साथ बातचीत के दौरान झांग ने मॉस्को और बीजिंग के बीच रणनीतिक विश्वास और आपसी हितों में सहयोग के मॉडल की प्रशंसा की और रेखांकित किया कि उनकी यात्रा से सैन्य सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पीएम काकड़ का बहुत बड़ा आरोप, कहा अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं 60% बढ़ गई है। जी हां, साथ ही साथ कहा पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा अफगानिस्तान में अमेरिका द्वारा छोड़े हथियारों का इस्तेमाल। बता दें पाकिस्तान के कार्यवाहक यानी केयर टेकर प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ ने बुधवार को कहा कि पड़ोसी अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान में आतंकी हमलों में 60% और आत्मघाती बम विस्फोटों में 500% की वृद्धि हुई है। कट्टरपंथी तालिबान ने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा कर लिया था। काकड़ ने इस्लामाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगस्त 2021 में अंतरिम अफगान सरकार की स्थापना के बाद हमें पूरी उम्मीद थी कि अफगानिस्तान में दीर्घकालिक शांति रहेगी। पाकिस्तान विरोधी समूहों विशेषकर तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ अफगान धरती का उपयोग करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने आरोप भी लगाया कि अमेरिका के द्वारा बनाए गए हथियारों का इस्तेमाल उनके देश के खिलाफ किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले अमेरिका ने दावा किया था कि उनकी सेना ने अफगानिस्तान से वापसी के दौरान कोई भी उपकरण वहां नहीं छोड़ा था। जियो न्यूज की रिपोर्ट के उनके हवाले से कहा गया है कि अमेरिका के बनाए हुए हथियारों का काले बाजारी में बेचे जा रहे हैं और उनका इस्तेमाल न केवल पाकिस्तान बल्कि क्षेत्र के साथ साथ खाड़ी देशों में भी किया जा रहा है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां माओ के 5 फिंगर के अधूरे सपने को पूरा करना चाहते हैं जिनपिंग। भारत आए भूटानी राजा क्या करेंगे इसको फेल, बता दें भूटान के राजा लोटे शेरिंग एक बार फिर से भारत दौरे पर हैं। भूटान भारत का सबसे करीबी साझेदार रहा है। राजा शेरिंग ऐसे समय में भारत आए हैं जब पिछले दिनों चीन और भूटान के बीच असुलझे बॉर्डर विवाद को लेकर हुई बातचीत एक समझौते पर खत्म हुई है। विशेषज्ञ राजा शेरिंग की यात्रा को कई बातों से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ समय पहले भूटान की तरफ से भारत चीन से लगे ट्राई जंक्शन को लेकर बड़ा बयान दिया गया था। दोस्तों ट्राई जंक्शन उसे कहते हैं जहां पर 3 पॉइंट आकर मिलते हैं। अब जबकि वो भारत आए हैं तो समझा जा रहा है कि चीन को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है। पिछले दिनों चीन और भूटान के बीच अस्थिर सीमा पर नवीनतम दौरे की वार्ता हुई है। ये वार्ता बॉर्डर को रेखांकित करने को लेकर बनाई गई एक नई ज्वाइंट टेक्निकल टीम की जिम्मेदारियों और उसके कार्यों के बारे में समझौते के साथ खत्म हुई है। चीन मामलों के जानकार और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पूर्व सलाहकार रहे ब्रह्मचिलानी ने निक्केई एशिया में उनकी यात्रा का मतलब
अब समझाया है। भूटान और चीन के बीच सन 1984 से सीमा विवाद वार्ता जारी है। भूटान और चीन के बीच जॉइंट टीम का गठन इस साल अगस्त में हुआ था। दोनों सरकारों के बीच हुए समझौतों के तहत इसे बनाया गया था। इसके बदले में सीमा वार्ता में तेजी लाने के लिए साल 2021 के समझौता ज्ञापन का पालन किया गया। हालांकि समझौते के बावजूद चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद फिलहाल नजर नहीं आता है। दरअसल चीन के राष्ट्रपति अब भूटान के साथ मिलकर उस सपने को पूरा करने में लगे हैं जो माओ ने देखा था। माओ तिब्बत को चीन के दाहिने हाथ की हथेली मानते थे। बदले में उन्होंने उस हाथ की उंगलियों को देखा जो समय आने पर भारतीय क्षेत्र के तौर पर भूटान, नेपाल और लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से आजाद हो जाएंगी। हाल के वर्षों में 5 उंगलियों की सीमा पर चीनी घुसपैठ से पता चलता है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग माओ के विस्तारवादी दृष्टिकोण को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बात अलग है कि वो पूरा हो नहीं पाएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां इजराइल की मदद न करे अमेरिका। रामास्वामी ने कहा, राष्ट्रपति बना तो किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनूंगा। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की रेस में शामिल भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने गैर हस्तक्षेपवादी विदेश नीति की वकालत की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इजराइल की मदद करने से परहेज करना चाहिए। बायोटेक उद्यमी विवेक रामास्वामी ने कहा कि अमेरिका को अपने हथियार इजराइल भेजना बंद करना होगा। इसके साथ इजराइल को मिलने वाली आर्थिक मदद भी रोकनी होगी। रामास्वामी ने कहा कि अमेरिका को सिर्फ कूटनीति के स्तर पर ही इजराइल का साथ देना चाहिए, तभी इजराइल अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। रामास्वामी ने कहा कि अमेरिका इजराइल को केवल राजनयिक आयरन डोम की पेशकश करनी चाहिए, सैन्य की नहीं। हालांकि रामास्वामी के अभियान के बाद में स्पष्ट किया गया कि निकट भविष्य में किसी भी समय इजराइल को सहायता में कटौती करने का कोई मतलब नहीं होगा। रामास्वामी ने मंगलवार को नो टू नियोकंस नामक एक प्रतिक्रिया जारी करते हुए उनका पहला उद्देश्य तृतीय विश्व युद्ध को रोकना है। युद्ध कभी भी प्राथमिकता नहीं है, केवल एक आवश्यकता है। अमेरिकी सांसदों का एकमात्र कर्तव्य अमेरिकी नागरिकों के प्रति है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर चीन और पाकिस्तानी सेना का काल है। ये हथियार यूक्रेन में मचाई थी तबाही, अब भारत में बन रहे फैक्ट्री। दरअसल स्वीडन की प्रसिद्ध डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी साब ने भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की मंजूरी हासिल कर ली है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ऐसा अचीवमेंट हासिल करने वाली ये पहली विदेशी फर्म है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये ऐतिहासिक निर्णय भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षण है। साब FFV इंडिया के नाम से एक नई कंपनी रजिस्टर्ड की गई है, जो कार्ल गुस्ताफ M4 सिस्टम के लेटेस्ट जनरेशन वाले रॉकेट लॉन्चर के उत्पादन की देखरेख करेगी। भारत दो ऐसे देशों के बीच है जो उसके कट्टर दुश्मन है। चीन और पाकिस्तान से हमेशा खतरा रहता है। यही देखते हुए भारत लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। कार्ल गुस्ताफ M4 एक ऐसा हथियार है जिससे कई अलग अलग तरह के गोले दागे जा सकते हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां गाजा पर इजरायली हमले रोकने में मदद करने के लिए ईरान ने भारत से लगाई गुहार, तो पाकिस्तान भी हुआ पीएम मोदी का फैन। बता दें, गाजा पर जारी इजरायली हमलों के बीच फलस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के सबसे करीबी दोस्त ईरान ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। आपको यह पता होगा, ईरान ने कहा है कि भारत अभी अपनी सभी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए युद्ध रोकने में मदद करें। अब ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और भारतीय प्रधानमंत्री के बातचीत पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच पाकिस्तानी शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो भारत की ओर और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी यूट्यूबर चैनल रियल एंटरटेनमेंट पर अपलोड की गई वीडियो में पाकिस्तानी शख्स कहता है कि आज भारत ने खुद को इस काबिल बनाया है कि दुनिया भर के देश उससे मदद मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने खुद की ऐसी हालत बनाई है कि इससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। पाकिस्तान अगर इजराइल और गाजा के मामले में दखल देता है तो कई लोग कहेंगे कि भाई पहले अपना हाल देख लो और उसे सुधार लो, तुम अपने सैनिकों को मरते हुए नहीं बचा पा रहे, फिर गाजा इजराइल जंग क्या रुकवाओगे। आगे पाकिस्तानी युवक कहता है कि खबरों में देखने और सुनने को आ रहा था कि ईरान हमास का साथ दे रहा है, वो इजराइल को सबक सिखा देगा, वो हमास को हथियार दे रहा है, लेकिन वो खुद तो भारत से युद्ध रुकवाने के लिए मदद मांग रहा है। ईरान कहता है कि ने मोदी जी से गुहार लगाते हुए कहा कि आप ही इस जंग को खत्म करा सकते हैं। आज 57 इस्लामिक मुल्क कहां हैं? ईरान का भारत से मदद मांगना यह दर्शाता है कि भारत ने दुनिया में अपनी अलग छवि बनाई है और इसको कोई झुटला नहीं सकता। आगे पाकिस्तानी युवक कहता है कि सबसे पहले हम पाकिस्तानियों को अपना हाल देखना चाहिए, पहले अपने आप को हम बचा लें, वही सबसे बड़ी बात होगी। हमास को तो बाद में देखेंगे। बहरहाल दोस्तों, पाकिस्तानियों के इस खबर को बताने के पीछे हमारा मकसद यही था कि आज भारत हमारा किस मुकाम पर पहुंच चुका है। दोस्तों, इनके बयानों से ही पता लग रहा है, जब दुश्मन भी आपकी तारीफ करने लगे तो समझ जाइए कि आप वाकई में सक्सेस कर चुके हैं। चलते अगली खबर की तरफ, जहां राहुल गांधी पर बरसे योगी आदित्यनाथ जी, कहा संकट आया है इसलिए ही केदारनाथ गए हैं। राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता
जनता पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बुधवार को कहा कि चुनाव में कांग्रेस हार रही है, इसलिए संकट के समय राहुल गांधी केदारनाथ में रहकर प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आने वाले समय में क्या होगा। मध्य प्रदेश वासियों को अयोध्या आने का आमंत्रण देते हुए योगी जी ने कहा कि उत्तराखंड त्रासदी जब आई थी तो केंद्र व प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी, लेकिन लोग कई महीनों तक भटकते रहे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो केंद्र व भाजपा की प्रदेश सरकार ने मिलकर इसे भव्य स्वरूप दिया। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को आधार बनाकर जुमला कसा पुष्प को हाथ में लेंगे तो उसकी सुगंध व कोमलता आनंद देगी, लेकिन बिच्छू को हाथ में बैठाएंगे तो वो काटेगा ही। जी हाँ, उन्होंने पन्ना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के पक्ष में वोट देने की अपील की। योगी जी ने कहा कि कल एक चित्र देखकर संतुष्टि हुई कि राहुल गांधी जी केदारनाथ यात्रा पर गए हैं। राहुल जी को पहले से विश्वास हो गया है कि विधानसभा के सेमीफाइनल में कांग्रेस बुरी तरह हार रही है। वे चुनाव का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, इसीलिए मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। उन्हें पता है कि कांग्रेस नहीं आ रही, इसीलिए दर्शन करने चले गए। चुनाव के एन वक्त पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का न रहना दिखाता है कि ना उनकी पार्टी उन्हें गंभीरता से लेती है और ना ही जनता। इस पर दोस्तों आपका क्या राय होने वाला है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ आपको इतना ही नहीं बता दें, पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या में सीएम योगी जी बैठक से पहले रामलला के चरणों में झुकाएंगे शीश। बता दें, अयोध्या के लिए 9 नवंबर का दिन ऐतिहासिक होगा, यानी आज का दिन 11 नवंबर को दीपोत्सव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। अयोध्या में पहुंचने के बाद पूरी कैबिनेट सबसे पहले हनुमानगढ़ी में संकट मोचन का दर्शन करेंगी। दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मंत्रियों के साथ राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचेंगे। रामलला का आशीर्वाद लेने के बाद निर्माणाधीन मंदिर देखने जाएंगे। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा होंगे। दर्शन पूजन के बाद योगी कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में दीपोत्सव समेत कई प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। कैबिनेट की बैठक लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी राम कथा पार्क में जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर कहिएगा। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से अभी कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक चैनल कर दीजिए, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक